ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर के अंदर अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द बेस। हम बेस के बारे में बात करेंगे आज। तो बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेस से रिलेटेड, ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर अगर बेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि बेस की हम यहाँ पर देखें, जैसे मैंने बताया था कि एसिड होते हैं। तो एसिड मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जितने भी वीक एसिड होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड होते हैं। और हमारे कोर्स में से 3 ही मिनरल एसिड है, HCl है, H2SO4 है और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो एसिड को याद रखना तो बहुत ही आसान है, ठीक है, एसिड को याद रखना तो बहुत ही आसान है, एसिड के बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है याद रखने। लेकिन जब हम बेस के बारे में बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड बेस है या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में OH लिखा हो यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, समझ जाना कि वो बेस है। जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं। तो यानी जिन कंपाउंड में लास्ट में OH है वो बेस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो बेस होते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है, MOH बेसिकली बेस है। MOH मतलब कि M यानी कि मेटल। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है बेस पहचानने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नॉर्मली जो हमारे पास बेस होते हैं, सबसे पहली चीज उनका टेस्ट बिटर होता है, यानी कि कड़वा। एक तो वो कड़वा होता है, ठीक है। देखो, जिनके लास्ट में OH, जो बेस हमारे कोर्स में है वो वाले हैं जिनके लास्ट में OH है। जिनके लास्ट में OH नहीं होता है, ऐसे भी हमारे कुछ बेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके लास्ट में OH नहीं है लेकिन फिर भी वो बेस है। लेकिन वो बात की बात है, अभी जो जिनके लास्ट में OH है मैं उन बेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी उसी को देखते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जिनके लास्ट में OH होते हैं वो वाले बेस बेसिकली एल्कली कहलाते हैं। वो वाले बेस ही मेरे एल्कली कहलाते हैं। तो एल्कली बेस कौन से होते हैं, जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वही वाले बेस एल्कली कहलाते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, एल्कली के अंदर खास बात क्या होती है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और हमारे को चाहिए भी वही, क्योंकि वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनका ही जिक्र करते हैं। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात कि इनका टेस्ट यहाँ पर बिटर होता है। फील सोपी टू टच, जब हम इनको टच करते हैं थोड़े से सोपी होते हैं। जो साबुन होती है, झाग बनता है, सर्फ होता है, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास, बेस होते हैं, इसका मतलब है। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो लिटमस पेपर हमारे पास होता है और लिटमस पेपर को हम लोग यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई कंपाउंड हमारे पास एसिड है या कोई कंपाउंड हमारे पास बेस है। बच्चों, ये पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कंपाउंड का पता लगा सकते हैं वो एसिड है। तो रेड लिटमस पेपर है, उसको कंपाउंड के अंदर मैंने डिप करा, उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है तो समझ जाना कि वो कंपाउंड बेसिकली बेस है। उसके अलावा बेस के अंदर भी खास बात होती है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन, ठीक है जी। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फॉर्म में ही, ये बात याद रखें। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो बेस की है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे
यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी सुनिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो चैट में अपना डाउट डाल दिए, टॉपिक के बाद में वो चैट पढ़ूंगा तो आपको रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज एसिड प्लस बेस। अगर कभी भी किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ मिक्स किया जाता है, देन वी गेट वाटर प्लस सॉल्ट। दुनिया में अगर कभी भी किसी भी एसिड की अगर किसी भी बेस के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, एक वाटर होता है और दूसरा सॉल्ट होता है। मान लो कोई भी एसिड ले लो, क्यों ले लें, जब हमारे कोर्स में ये 3 एसिड है तो हम इन्हीं में से लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज की जो ये 3 एसिड हमारे पास है, जनरल रिएक्शन हम या तो HCl के साथ करते हैं या H2SO4 के साथ। HNO3 के साथ सभी मेटल्स की रिएक्शन हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर इसके साथ रिएक्शन होती है तो हर बार हम लोग क्या देखते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इसके हम स्पेशल रिएक्शन है जो केस बाद में डिस्कस करेंगे। तो यानी हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई, 3 में से 2 ही एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। वेरी गुड। तो कोई भी एसिड ले लो, मान लीजिए हम लोगों ने HCl ले लिया। अब ये HCl लिया है, इसकी रिएक्शन करता हूं मैं बेस के साथ। बेस हमारे पास ये है, NaNH है, KOH है, CH के होल्ड वाइज, MgOH के होल्ड वाइज। तो जो जनरल रिएक्शंस होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे, वो ज्यादातर या तो NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है या KOH के साथ। तो जो जनरल, मैं करके सबके साथ दिखाऊंगा, बट जो सबसे पहले जनरल रिएक्शन है मैं आपको वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो NaOH मेरे पास यहाँ पर मेरा बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने बताया कि यहाँ पर दो चीजों की फॉर्मेशन होती है हमेशा, वाटर और सॉल्ट। वाटर का फॉर्मूला बच्चे को पता है H2O। तो यहां से हमने क्या देखा, ये H और ये वाला OH ये निकल गया, तो 2H और OH2O बन गया, बिल्कुल सही बात है। पीछे क्या बचा, Na और Cl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोराइड फैमिली इज द सॉल्ट फैमिली। ठीक है, हमारे पास सॉल्ट को पहचानने के भी तरीके होते हैं। वी हैव सम सॉल्ट फैमिली, कुछ सॉल्ट फैमिली होती है और उसमें सबसे पहले आ जाता है क्लोराइड। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर उसके लास्ट में क्लोराइड लिखा हुआ तो समझ जाना वो क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। और ना यकीन हो तो भैया चाट के देख लेना, और इससे ज्यादा क्या बता सकते। तो यानी कि सॉल्ट बन गया। तो एक तो मुझे एसिड के बारे में पता चल गया इस रिएक्शन के थ्रू, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने वो बता दिया है, और सॉल्ट को पहचानना भी बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि जिसके लास्ट में क्लोराइड है वो हमारे पास सॉल्ट है। तो एक चीज हमें पता चलती है कि एसिड प्लस बेस वी गेट वाटर प्लस सॉल्ट। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हमारे पास सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब इसकी निमोनिक्स भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, दैट इज ABWS। तो ABWS, AB मतलब कि अमिताभ बच्चन, है ना, जिसने जीनत अमान को देख करके गाना गाया था कि समंदर में नहाकर, समंदर यानी वाटर, तुम और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन यानी कि सॉल्ट, है ना। ये छोटी छोटी निमोनिक्स है जिनके थ्रू हम इन रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं। तो एसिड्स की 5 केमिकल प्रॉपर्टी है जो 5 मैंने निमोनिक्स के थ्रू याद करा। उसके बाद दुनिया में कभी भी किसी भी बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस की रिएक्शन होती है अगर मेटल के साथ, नहीं दुनिया में नहीं, अगर हम बेस की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन की और सॉल्ट। ठीक है, अगर बेस की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। देखो इसकी निमोनिक बनती है BMH, सच सच। आप देखो DN, MDH मसाले, असली मसाले, सच सच, MDH। तो ये है BMH, सच सच। B यानी कि बेस, M यानी मेटल, H यानी हाइड्रो, H यानी सॉल्ट। चलिए, तब हम यहाँ पर कोई बेस ले लेते हैं बढ़िया सा, और हम लेते हैं सबसे जो पॉपुलर बेस है वो है NaOH। ज्यादातर रिएक्शन इसी के साथ कर रखी है। और मैं यहाँ पर मेटल ले लेता हूँ इस बार, मान लीजिए जिंक। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और बहुत सारे सैंपल पेपर्स में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि मैं आप लोगों को ये वाली रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। उसके अंदर स्पेसिफिक मुद्दा भी है। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस ली चैप्टर की, उन्हें तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो NaOH बेस है और जिंक हमारे पास मेटल है, दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन और सॉल्ट। हाइड्रोजन का फार्मूला बच्चे को पता है, कोई भी बता देगा, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2, सबसे पहली चीज। तो यहाँ से तो H हटा दो, उसके बाद इस बार ये H हट गया है, लेकिन अभी मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है और जिंक। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी भी अगर इस तरह की कोई रिएक्शंस होती है, तो आप देखिए जिंक और सोडियम में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो सोडियम है बेटा, है ना। तो हम यहाँ पर बनाएंगे Na2ZnO2, यहाँ पर जो सॉल्ट मेरे पास बनता है वो Na2ZnO2 बनता है, यानी कि ये Na था, सोडियम ऑक्साइड था। तो जिंक जो है, सोडियम बेसिकली ऑक्सीजन को छोड़ के जिंक के साथ अटैच होगा और ऑक्सीजन हमारा लास्ट में आता है। ये बेसिकली आप सोच समझ सकते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक है कि कभी इस तरह के कंपाउंड है, मिक्स कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ है तो क्या कंपाउंड बनेगा। तो सोडियम हमेशा पहले लेना, ऑक्सीजन बाद में लेना, बीच में ये वाली मेटल घुसे तो Na2ZnO2। ये सिर्फ एक याद करने की निमोनिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नया सॉल्ट बन गया है जिसका नाम है यहाँ पर सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन आपको याद ही रखनी पड़ेगी भैया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। अब ये सॉल्ट है तो इसका मतलब कि 8 फैमिली, जिसके लास्ट में 8 है तो वो भी मेरा सॉल्ट फैमिली है, जिंकेट है, नाइट्रेट है, इस तरीके से। तो सोडियम जिंकेट मेरे पास क्या बन गया, सॉल्ट हो गया। तो ये सॉल्ट है ना, लेकिन मतलब भैया चाट के देख लो और इससे अलग क्या बोल सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक मेटल, तो जिंक मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव आयन। अगर आप लोगों को आइडिया हो, नाइन्थ में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। जिंक जो होता है, जिंक के अंदर नेगेटिव आयन होता है, जिंकेट आयन बेसिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बात को समझना कि हर एक मेटल इसके अंदर, मैंने लिख तो दिया यहाँ पर बेस प्लस मेटल वी गेट हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, लेकिन इस चीज को दिमाग में याद रखना कि हर एक मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सॉल्ट नहीं बनाती है। कुछ कुछ स्पेसिफिक मेटल्स है जिसके अंदर हमारे पास जिंक है। तो हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट होकर के हाइड्रोजन सॉल्ट नहीं बनाती है। एक सिर्फ सिंगल रिएक्शन मैंने बताई है यहाँ पर, ठीक है जी। हाँ, सल्फेट भी सॉल्ट फैमिली होती है राशि। एक सिंगल एग्जांपल दिया, तो ये आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एसिड प्लस बेस वाटर प्लस सॉल्ट होता ही है हमारे पास, चलिए ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसी रिएक्शन के अंदर, एसिड के अंदर और बेस के अंदर। देखो, एसिड के अंदर और बेस के अंदर एक खास बात होती है। कभी भी कोई भी एसिड ले लो, मान लो HCl है, अब मैंने इसको एक्वस फॉर्म में ले लिया है, यानी कि वाटर के अंदर अगर मैं इसको डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, क्या होता है वैशाली, देखिए यहाँ पर ईशान, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जो वाटर होता है बेसिकली, वाटर एक पोलर कांस्टेंट होता है बेटा। पोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पोलर कांस्टेंट से मतलब ये होता है कि वाटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कंपाउंड को आयनिक फॉर्म के अंदर तोड़ने की। तो ये इसलिए मैंने बोला वाटर एक पोलर कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब क्या होता है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो वाटर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट H2O होता ही है। तो ये हाइड्रोजन आयन इस H2O के साथ मिक्स होकर के बना देता है H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि HCl डिसॉल्व हो गया और हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, लेकिन वो मिलते हैं बेसिकली हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए NaOH है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करा, तो यहाँ पर OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। ये हर बेस के अंदर होता है, जितने बेस होते हैं अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पर रिलीज होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही। तो जैसा कि मैंने बोला, अभी HCl है, ये NaOH है, ठीक है। तो जब HCl और NaOH इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन आयन निकला और इधर से OH नेगेटिव निकला। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर के ही यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। समझे, ये क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। अगर कभी भी किसी भी एसिड के बेस के साथ रिएक्शन होती है, और समझ जाना कि अगर साथ में वहां पर वाटर की फॉर्मेशन अगर हो जाती है, ठीक है, वहां पर अगर वाटर की फॉर्मेशन हो गई, तो इस तरह की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती।
इस तरह की रिएक्शन मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन हुई है। दूसरी बात आप ध्यान से देखेंगे, जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होती है, तो सॉल्ट जो बनता है वो सॉल्ट भी मेरे पास यहाँ पर कैसा है, न्यूट्रल है। ये सॉल्ट भी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एसिड तो ले ले स्ट्रॉन्ग और बेस ले ले वीक, ठीक है, तब भी क्या होगा, वाटर और सॉल्ट बनेगा, लेकिन वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगी उस टाइम पर, क्योंकि वहां पर जो सॉल्ट बनेगा ना वो एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट भी न्यूट्रल बनना बहुत जरूरी है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है। अभी जब बेस की प्रॉपर्टीज खत्म होगी तब भी मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा एक भाग। चलिए, तो ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिन आयन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से H2O की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। वीक बेस हमारे पास ये वाले है, जैसे COH की होल ट्वाइस है, MgOH की होल ट्वाइस है, वीक बेस है। NaOH है, KOH है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम और बात करते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे मैं वो जरूर लूंगा। इससे पहले सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी सुनते हैं कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल। बेस की रिएक्शन होती है अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, समझना मैं बोल रहा हूं नॉन मेटल ऑक्साइड, तो हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, एक वाटर की और प्लस में सॉल्ट की। तो देखिए क्या होता है, बेस लो, अब मान लीजिए बेस ले लिया मैंने, तो ये हो गया बेस, जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट करा, नॉन मेटल ऑक्साइड NMO, बी नमो। तो फॉर्मेशन होती है वाटर यानी कि H2O और साथ में बनता है सॉल्ट। देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, तो लेते हैं यहाँ पर कोई भी बेस ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर फर्दर इस बार मैं एक वीक बेस ले लेता हूँ, CaOH की होल ट्वाइस। तो एक रिएक्शन आपके इसके साथ भी हो जाएगी। नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, कितना सिंपल है, कितना इजी है। और इसकी जब रिएक्शन करी तो H2O बना, H2O का फार्मूला सबको पता होता है यहाँ पर ईशा। अब यहाँ पर बनेगा बेस, तो देखो यहाँ से OH हमारे पास यहाँ से रिलीज हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है CaCO3। कैसे, देखो अगर यहाँ पर OH की ट्वाइस है यानी कि O के दो एटम है और H2 के भी दो एटम है, तो H2 एक और एक ऑक्सीजन ले लिया इसने, H2 बन गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लैंक बच गया। तो CaCO2, ये ऑक्सीजन CO2 के साथ मिलकर CO3 बना दिया। क्या बनाया ये, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग यहाँ पर लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट फैमिली भी सॉल्ट फैमिली, लास्ट में 8 आ रहा है ना, लास्ट में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर वाटर प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी टाइम ये पूछी जाती है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उससे हम ये वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ ही बच्चे ने कुछ डाउट्स पूछे, हम लोग को देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स है यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं कुछ और बातें भी अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको समझिए। देखो तीसरी प्रॉपर्टी में कार्बोनेट कैसे बना वो तो मैंने बता दिया है, कोई जरूरत नहीं है भैया। ये आपका बेस होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। वाटर हमारे पास निकल गया, जब H2O निकल गया तो पीछे बचा कैल्शियम और नॉन मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है यहाँ पर। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बेस की इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, इससे ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। आज का क्वेश्चन है होमवर्क में जो आपको मिलेगा, राइट द यूजेस ऑफ बेस। बेस के आपको यूज लिखने हैं, कम से कम 5 यूजेस। ये आज का होमवर्क है, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद अब हम दोबारा फर्दर यहाँ पर बात करते हैं बेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो कौन से हमारे पास बेस होते हैं, जिनके लास्ट में OH होता है वो हमारे बेस कहलाते हैं, और वही वाले बेस, मजेदार बात है कि एल्कली है। और हम इसके स्टार्टिंग में लगाते हैं यहाँ पर मेटल, यानी कि जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड है वो बेस होते हैं पहले नंबर पर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं।
उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी हमारे पास बेस है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी हमारे पास बेस होते हैं, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, NaO सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं। बस हाइड्रोक्साइड वालों को हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड भी हमारे पास जितने होते हैं वो बेस होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बोला जैसे कि Na2 सोडियम ऑक्साइड है, ये एक बेस है, ठीक है। और मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH होता ही है हमारे पास, अभी मैंने कॉमन एग्जांपल आपको बताया बच्चों। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक चीज और भी देखते हैं कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया, ये भी बेस है। और कैल्शियम का मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना तो CaH की होल ट्वाइस जो मैंने वहां पर भी यूज करा है, वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं और कौन कौन से कंपाउंड बेस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जो मेरे पास नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड भी मेरे पास बेस है और जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में मैं यूज करके दिखाऊंगा, इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक सिंगल रिएक्शन है, तो इस वजह से आपको ये याद रखना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ये हमारे पास नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये भी हमारे पास बेस ही है, जबकि ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है। उसके अलावा मैं देखता हूँ चौथे नंबर पर जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो भी बेस ही होते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो भी बेस होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी हमारे पास बेस ही होते हैं। तो इतने सारे हमारे पास बेस है। अब ये सर ये सारे बेस कैसे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने सारे बेस हो गए? क्योंकि इनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है किस चीज की, एसिड को न्यूट्रलाइज करने, समझे, इनके अंदर भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जो चीज एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती है वो बेस कहलाती है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने सिर्फ वो वाले बेस के बारे में जिक्र करा जिनके लास्ट में OH है, क्योंकि वही हमारे कोर्स में दे रखे हैं बेस के रिस्पेक्ट्स में, तो हमने इसलिए बताया और ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अब सोडियम जैसे मेटल कार्बोनेट में आपका आ जाता है Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। CaCO3, अब देखो ये CaCO3 मैंने इसको क्या बोला, सॉल्ट बोल रहा हूं यहाँ पर, जबकि CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, जबकि मैं इसको बेस बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ये बात बोली कि जिन बेस के लास्ट में OH होता है वही वाले बेस मेरे एल्कली कहलाते हैं और जिन बेस के लास्ट में OH नहीं है वही वाले बेस बेसिकली मेरे सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है दोनों ही बेस, लेकिन टेक्निकली इनको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। बाकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यही बेसिकली फार्मूला है बेकिंग सोडा का भी, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, यही बेकिंग सोडा का भी फार्मूला है NaHCO3। तो बेसिकली ऑल दीज आर बेस, ये सारे के सारे हमारे पास बेस है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। पीएच स्केल के ऊपर एसिड की और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस तरीके से होती है, पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, चलिए एक चीज तो हमारे पास ये हो चुकी है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल के ऊपर अब देखो पीएच स्केल क्या होता है। तो हमारे पास एक स्केल है जिसको हमने बोला पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए या फिर इसी को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर वैल्यू 0 है, ये यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो 0 पर मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 मतलब कि न्यूट्रल और 14 मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस। अब वैल्यू अगर 7 के आसपास है, मान लीजिए इधर 6 है और इधर 8 है,
तो 7 से इधर जितने भी है वो एसिड है, 7 के उधर बाद जितने भी है वो बेस है, लेकिन जो न्यूट्रल के आसपास होंगे वो वीक एसिड और वीक बेस कहलाएंगे। यानी अगर 6 है पीएच स्केल के ऊपर किसी कंपाउंड की वैल्यू तो वीक एसिड, अगर 8 है तो वो मेरा वीक बेस होता है। जैसे जैसे हम इधर रहेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, उधर जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, न्यूट्रल के आसपास वाले मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस कहलाते हैं। लगभग मान लीजिए 1 2 3 3 तक मुद्दा स्ट्रॉन्ग है, 4 5 6 ये वीक होता है, 8 9 10 ये वीक होता है, 11 12 13 ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू जो है वो है 1 और 4। पीएच स्केल के ऊपर अगर वैल्यू 1 और 4 है तो ये सवाल है टीना सिंह से। टीना, आप बता सकते हैं इनमें से वीक एसिड कौन सा है? ऑडियो के थ्रू बता सकते हैं या मैसेज भी? टीना, साउंड आ रहा है? चलिए, टीना बताना नहीं चाहती है। बाकी प्रखर ने सही जवाब दिया है, राशि ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो हम देखते हैं कि 4 वाला हमारा वीक एसिड होगा और जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ईशान समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो चुका है मेरा, मैं एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रफ करके फिर आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। करिए। देखिए, किसी भी कंपाउंड की कितनी पीएच वैल्यू, या तो आप उसको लर्न करिए, नहीं तो हमारे पास एक तरीका है। हमारे पास यहाँ पर है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? तो हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी डाई होती है, जिससे ये पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है ना, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। स्पेसिफिक कलर आता है तो पता चलता है कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस। तो हमने यहाँ पर एक देखिए क्या होगा अब यहाँ। तो हमारे पास क्या है, ये पीएच कलर चार्ट है, दिस इज द पीएच कलर चार्ट। और इस पीएच कलर चार्ट के ऊपर हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स थे, हमने उन सबको मिक्स करके पीएच कलर चार्ट बना लिया। ठीक है, और हर एक कलर की एक स्पेसिफिक वैल्यू भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 0 है या 1 है, तो यहाँ पर इसकी कलर कोड कौन सा है? रेड है। ठीक है, ये हमारे पास कलर कोड कौन सा है? रेड है। ये वाला थोड़ा सा लाइट रेड है जो 2 पर है। 3 पर हमारे पास रेडिश ऑरेंज आता है, 4 पर हमारे पास ऑरेंज कलर आ जाता है, 5 पर येलो है, 6 पर लाइट येलो है। ठीक है, और 7 के ऊपर हमारे पास ग्रीन कलर है। 14 के ऊपर हमारे पास डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जो कलर है वो है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से लाइट लाइट कलर होते चल रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया और उस कंपाउंड को अगर हम इसके ऊपर देखते हैं पीएच चार्ट, कलर चार्ट के हिसाब से, तो इन कलर की हमने कोड दे दिया। मान लो अगर ग्रीन आता है तो हमने बोलेंगे कि इसकी पीएच स्केल के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। अगर डार्क रेड आता है मान लो 1 है, तो अब जो भी कंपाउंड है हमने उस कंपाउंड को लिया और हमने जब इंडिकेटर से उसको देखा कि उसका कलर कैसा आया, मान लीजिए उसका कलर येलो आ रहा है, तो यानी कि 5 पर है, क्योंकि येलो कलर इसके ऊपर, ये येलो कलर है 5 पर यहाँ पर इस चार्ट के अंदर, तो हम देखेंगे अरे येलो कलर यहाँ पर है कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। तो इसका मतलब कि वो क्या है? इसका मतलब कि वो हमारे पास है यहाँ पर वीक एसिड। अगर मान लीजिए ब्लू कलर आ जाता है इंडिकेटर के, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर इंडिकेटर में शो हो रहा है, कब शो हो रहा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मैंने बनाया है, तो उसकी जो ब्लू कलर आया है, सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके जो पीएच कलर चार्ट बना है,
ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है अंश, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमने सारे डाइज को मिक्स करके बनाया है। तो जब हम उसमें किसी भी कंपाउंड को देखते हैं तो अलग अलग कलर आते हैं। अब हर कलर की हमने एक वैल्यू दे रखी है, कलर से थोड़ी पता चल रहा है आपको, तो हमने कलर की वैल्यू दे दी। मान लो आपके पास ऑरेंज कलर आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे किसी भी कंपाउंड का पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर वो बेस। और वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे डाई को मिला करके बना है, जिसकी वजह से कि स्पेसिफिक कलर आएगा। उसका कलर आया कैसा, ऑरेंज कलर आया। अब हमने देखा ऑरेंज कलर जो वो किसके ऊपर बैठ रहा है, 4 के ऊपर बैठता है, तो इसका मतलब कि वो मेरे पास वीक एसिड है, क्योंकि ऑरेंज को इस कलर चार्ट के ऊपर मैंने वैल्यू जो दी है वो 4 असाइन करी है। तो इस तरीके से हमारे को पता चल जाता है। वाटर का हमने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर में ग्रीन कलर आया है। तो कॉमन इंडिकेटर तो लिटमस ही होता है, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि वो एसिड है या फिर वो सिर्फ बेस है, और कुछ नहीं पता चला हमारे खिलाफ। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, यानी डाइस का, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू के हिसाब से। और उन पीएच कलर को हमने यहाँ पर पीएच कलर चार्ट से जब मैच किया तो एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर रखी है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। ठीक है, दैट इज द मुद्दा। बाकी किसी बच्चों के अगर डाउट्स पेंडिंग रह गए हैं